कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानूसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए, एक रात इसी ऑफिस में, यकीन मानिए आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी। अनिल उठो, इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति, देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है, इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे।
अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो मंटू मैकेनिक, मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई, तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा ओके, आप लोग जीते मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर,
मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूं मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी, रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ। श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है, तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ, बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है।
ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी, छोड़ो इस आदमी को, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए, मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी ए जी, चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था, ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू
बचाइए मुझे। संजय, मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे। पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर, क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है।
क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ, तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। पवन, नहीं। चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई। आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले
इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने। अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया।
बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है। पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया।